हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस वाले सेशन में हम 15 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और बाकी सारे। स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट डे के साथ। तो 15 मई को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। इसमें हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि भाई फैमिली का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में। एंड इट सेलिब्रेट्स द रोल ऑफ फैमिलीज़। और थीम क्या रही? तो थीम रही फैमिलीज़ एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये सिंपल सी न्यूज़ हमें कैसे याद रखनी है? तो भाई देखो, एक फैमिली है और उसमें 5 लोग हैं मैक्सिमम। 5 से ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं। हम 2 और हमारे 3, बस, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो हम 2 हमारे 2 होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हम याद करने के मकसद से 5 ले रहे हैं। एक फैमिली में 5 मेंबर, और सबसे बड़ा कौन? माँ ही आती है सबसे पहले। तो माँ ही से मई, मई आ गया और 15 में आ गया इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, याद हो गया। ठीक है। और देखो भाई, क्लाइमेट तो बदलता रहेगा, सब कुछ बदलता रहेगा, लेकिन कोई चीज़ नहीं बदलती है, तो वो है हमारी फैमिली। हमारी फैमिली का प्यार हमारे लिए बरकरार रहता है, उस वजह से हमको याद हो जाता है। एंड आई होप ये सिली सी स्टोरी, आई थिंक इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर। नहीं करती है तो हेल्प तो कुछ अपना बना लेना, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लेना, है ना। पढ़ते हैं पी श्याम निखिल पे। ये क्यों रहे न्यूज़ में? ये इसलिए रहे क्योंकि ये बन गए हैं इंडिया के 85th चेस ग्रैंड मास्टर। ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं और ये 85th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है। एक्चुअली कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फुलफ़िल करना पड़ता है ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। तो उसमें ऐसा होता है कि 3 तुम टूर्नामेंट जीते होने चाहिए जिसमें कि सामने वाला ग्रैंड मास्टर हो, ऐसा कुछ। तो ये 2 तो जीत चुके थे, और साथ में कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भी ये स्कोर कर चुके थे। मतलब सब कुछ हो चुका था, सिर्फ एक और टूर्नामेंट जीतना था उन्हें। और पहले के जो क्राइटेरियाज थे वो 2012 तक ही कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन सिर्फ एक खिताब और जीतने में इन्हें 12 साल और लग गए, और इसलिए ये थोड़ा ग्रैंड मास्टर का टाइटल पाने में थोड़ा लेट हो गए। इसलिए ये नाम तो तुम्हें याद रखना ही रखना है कि थोड़ा लेट हो गए। सिर्फ एक टाइटल की कमी थी, नहीं तो 2012 या 13 में ही इन्हें टाइटल मिल जाता, लेकिन एक टाइटल मिलने में इन्हें 12 साल और लग गए, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, लेट ही सही, मिला तो सही। और बाय कंप्लीटिंग, और अभी कौन सा टूर्नामेंट जीता इन्होंने? तो वो जीता दुबई पुलिस मास्टर्स चेस टूर्नामेंट, जिसके बाद इन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल चुका है। इट टुक 12 years टू अचीव ऑल दिस ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स, और 2024 के ये पहले ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनसे पहले कौन थी 84 नंबर पे? तो वो थी आर वैशाली, जिन्हें 2023 में ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था। याद कैसे रखेंगे? तो भाई देखो, ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे भाई हमें मिल जाए, ग्रैंड मास्टर मिल जाए, लेकिन नहीं खेल रहे थे। मतलब कि किस्मत नहीं खेल रही थी, कभी कभार नहीं काम करती। तो नहीं खिल ऐसे निखिल याद हो जाएगा। फिर इन्होंने की पूजा अर्चना श्याम भगवान की, श्याम जी की। ऑफकोर्स मेहनत भी की, उसके साथ मेहनत तो कर ही रहे थे। उसके बाद इन्हें मिल गया ग्रैंड मास्टर। इस तरह से तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, बढ़ो आगे। रस्किन बॉन्ड, ये एक एमिनेंट इंग्लिश ऑथर हैं जिन्हें मिला है साहित्य अकादमी फेलोशिप फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनरिचिंग इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें दिया गया साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। ये एक काफ़ी रिनाउंड, जाने माने ब्रिटिश इंडियन ऑथर है। इनका नाम भी आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो आज सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, किन होता है ना, किन यानी कोई रिश्तेदार, कोई जिसके साथ तुम्हारा कुछ रिश्ता हो, तो कोई बॉन्ड हो, किन के साथ कोई बॉन्ड हो। और किसके साथ होता है बॉन्ड? कोई फेलो हो, कोई भी इंसान वगैरह, उसी से के साथ होता है ना। तो इससे थोड़ा बहुत आई थिंक रिलेट हो जाएगा और हमें याद हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड फेलोशिप, कौन सी फेलोशिप? साहित्य अकेडमी फेलोशिप। ठीक है। ऐसे ट्रिक्स वगैरह आलतू फालतू डाल के ट्रिक्स वगैरह आई थिंक याद करने में थोड़ी तो हेल्प मिलती होगी। अगर नहीं मिलती तो कोई ना, इग्नोर कर देना,
डायरेक्ट कर लेना। बढ़ते हैं एन चंद्रशेखरन जी पे। ये कौन है? तो ये चेयर करेंगे अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। जी हाँ, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट कर रही है सेमीकंडक्टर के बिज़नेस में, तो इन्हें चाहिए था एक होनहार इंसान जो कि हेड करे, और इसलिए इन्होंने चेयर बनाया एन चंद्रशेखरन जी को, जो कि ऑलरेडी टाटा सन्स के भी चेयरमैन हैं। और ये सक्सीड किसको करेंगे? तो ये करेंगे बनमाली अग्रवाल जी को। ठीक है, सो याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि देखो भाई, सेमीकंडक्टर का जो है बिज़नेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में, इनफैक्ट नॉट जस्ट आने वाले टाइम में, अभी काफ़ी इसकी ज़्यादा डिमांड है और ज़रूरी है कि हम इसमें सेल्फ रिलायंट हो सेमीकंडक्टर में। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, उन्हें चाहिए भाई जो इंसान दिन रात काम करे, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, चाहे चंद्रमा हो या चंद्रमा नहीं हो, यानी कि चाहे दिन हो या रात हो, हर टाइम काम करे। सो चंद्रशेखरन जी, चंद्रशेखरन जी आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए कि दिन रात काम करने को रेडी हैं एकदम, इनके नाम में ही चंद्र आ रहा है। सो जब चंद्रमा जी आएंगे आकाश में, यानी कि जब रात होगी, तब भी ये लगे रहेंगे अपने काम में, ऐसा कुछ इमेजिन कर लेना। ठीक है, बढ़ो आगे। वर्ल्ड फुटबॉल डे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला कि भाई 25 मई को हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे। ठीक है, नोट कर लियो। और ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क करता है इन द ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। वर्ल्ड का काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट है, काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं इसे देखना, कुछ लोग खेलना भी बहुत पसंद करते हैं। सो हम याद कैसे रखें? अब क्वेश्चन ये आता है। सो याद कैसे करें? तो देखो, अभी हमने 15 मई को कौन सा डेट पढ़ा था, बताना ज़रा। हाँ, फैमिलीज़ डे पढ़ा था ना हमने, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। सो एक फैमिली में 5 लोग थे, अब 2 फैमिलीज़ ले आना, 2 फैमिलीज़ के बीच में फुटबॉल मैच करा देना। सो 2, 5, 25 से 25 मई, ऐसे याद कर लेना कुछ। 15 के बाद जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, वो 25 ही आता है। ठीक है, ऐसे भी याद हो सकता है। ऐसा कुछ भी सिली सा तोड़ मड़ोड़ के बस याद कर लेना कि 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे बनाएंगे, अब से ख़त्म बात। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ो आगे। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट। अब ये क्या है भाई? ये काफ़ी बढ़िया रिफॉर्म आया है हमारे जो मिलिट्री पावर है, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है, नेवी है या एयर फोर्स है, उनमें काफ़ी बड़ा रिफॉर्म लाया है। इसमें होगा क्या कि फ़िलहाल क्या होता है कि आर्मी अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने रूल्स के हिसाब से, नेवी अपने हिसाब से, एयरफोर्स अपने हिसाब से। तो ऐसे अभी भी थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन तो है इन तीनों में, लेकिन फिर भी हमने सोचा थोड़ा और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में थ्रेट और बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे पास चाइना और पाकिस्तान जैसे नेबर्स हैं, तो ज़रूरी है हम फ्यूचर के लिए तैयार रहें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन होना। सो अभी होता क्या है ना, मान लो तीनों अगर जो फोर्सेस हैं हमारी, अगर वो किसी चीज़ में काम कर रही हैं, और मान लो आर्मी का जो हेड है वो लीड कर रहा है पूरी टीम को, तो अगर मान लो उनके अंडर नेवी का कोई पर्सनल है ना, तो वो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते, उन्हें कमांड नहीं दे सकते, ऐसे करके कुछ मतलब कुछ रूल्स होते हैं, जिसके कारण अभी फ़िलहाल उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है कि भाई दूसरे जो नेवी वगैरह है उससे पहले परमिशन लो, फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लो, इस तरह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमने क्या सोचा ना भाई, एक काम करते हैं, जैसे कि मान लो इंडिया है, अब उसके जो चाइना पड़ता है ना, तो जैसे चाइना के लिए एक अलग से प्रॉपर कमांड बना दी, जिसमें कि आर्मी भी हो, नेवी भी हो, एयरफोर्स के भी पर्सनल्स हों, और सब एक साथ काम करें उस वाली पर्टिकुलर कमांड में। ठीक है, और उसमें जो हेड होगा उसकी सारी बातें सबको माननी पड़ेंगी। ठीक है, तो ताकि अगर वो क्या है, पूरी उसी काम के लिए डेडिकेटेड होंगे कि भाई कोई भी थ्रेट आता है चाइना से तो कैसे डील करना है, उसी हिसाब से उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट होंगे, उस जोग्राफी के हिसाब से, उसी हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होगी। तो क्या होगा, हमारी प्रॉपर एक कमांड होगी जो कि उस काम के लिए डेडिकेटेड होगी, तो कोई भी थ्रेट आता है तो हम फटाफट उस पर रिएक्ट कर पाएंगे। सो वही कमांड बनाने के लिए ये वाला एक्ट हम लेके आए हैं कि भाई ऐसी कोई भी कमांड बनानी पड़े तो हम बना सकें। सो गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट। नाम में आ रहा है इंटर सर्विसेज, यानी कि सारी सर्विसेज हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं।
ये वाला बिल पास तो लास्ट ईयर ही हो गया था, लेकिन अब नोटिफाई इसको अब किया, यानी कि इम्प्लीमेंट अब करेंगे। ठीक है, टू इंटीग्रेट ट्रायल सर्विस मिलिट्री डिसिप्लिन थ्रू स्पेसिफिक यूनिफाइड कमांड, जैसा कि मैंने बताया स्पेसिफाइड यूनिफाइड कमांड्स होंगी। एंड इट विल क्रिएट यूनिफाइड थिएटर कमांड्स फॉर स्पेसिफिक थ्रेट परसेप्शन, जैसे कि मैंने बताया कि चाइना एक स्पेसिफिक थ्रेट है तो उसके लिए अलग से कमांड, पाकिस्तान के लिए अलग से कमांड बना दें, हो सकता है हमारे कोस्ट लाइन को प्रिवेंट करने के लिए एक अलग से कमांड बना दें, एयर की सेफ्टी के लिए अलग से कमांड बना दें। तो जोग्राफिकल भी हो सकती है कमांड, थ्रेट के हिसाब से भी हो सकती है, मतलब थीम के हिसाब से भी हो सकती है, जोग्राफी के हिसाब से भी हो सकती है, बहुत किसी भी तरीके से हो सकती है। तो जैसा कि फ़िलहाल तो मिलिट्री पर्सनल आर गवर्न बाय देयर ओन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या, ऑफिसर्स ऑफ सर्विस लैक अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर ओवर पर्सनल ऑफ अदर सर्विस, जैसा कि मैंने अभी बताया वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा। ठीक है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। सो ये वाला नया वाला एक्ट है तो वो एम्पावर करेगा मिलिट्री कमांडर को ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रायल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी पावर्स ओवर द पर्सन ऑफ एनी सर्विस पर्सनल अंडर देम। किसी भी सर्विस का पर्सनल होगा उनके अंडर, वो उसको डायरेक्शंस दे पाएंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द यूनिक सर्विस कंडीशंस ऑफ ईच इंडिविजुअल सर्विस। ये वही सारी बातें जो भी मैंने आपको साधारण भाषा में समझाई थी, तो इसमें कुछ ज़्यादा देखने का नहीं है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जिसमें बनाई जाएंगे वो यूनिफाइड कमांड होगी, जिसमें कि सारे पर्सनल होंगे, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयर के हो, और दे आर पूल डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट परसेप्शन, ये भी मैंने बता दिया। इट विल हेल्प इन इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी। जोग्राफिकल हो सकती है कि भाई चाइना का पाकिस्तान का अलग से बना दिया, थीमेटिक भी हो सकती है कि न्यूक्लियर के लिए अलग से बना दिया, मैरीटाइम एयर के लिए अलग बना दिया। अलग अलग नेशंस, मतलब दूसरे नेशंस में ऑलरेडी है ये, जैसे कि यूएसए चाइना में, तो हम क्यों पीछे रहें, इसलिए मैंने कहा हमारा भी होगा, अब तो होगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं भाई साहब। देखो, एक तो डिसिप्लिन काफ़ी बढ़िया बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि जो भी हेड होगा, किसी भी सर्विस का हेड हो, हमें उसके ऑर्डर मानने पड़ेंगे, ये बात तो ध्यान से सुन लो। कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा हमारे मिलिट्री पर्सनल्स के बीच। और अब देखो, एक स्पेसिफिक थ्रेड के लिए बनाई गई है पूरी कमांड, तो उनका पूरा ध्यान उसी थ्रेड पे होगा, तो वो अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे। ट्रूप मोबिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि मान लो चाइना से कोई थ्रेट आ रहा है तो अलग अलग जगह से ट्रूप्स नहीं भेजने पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहीं के लिए एक अलग से स्पेसिफिक कमांड होगी जो कि वहाँ का ध्यान रख सकती है कि नहीं। सो ट्रूप मोबिलाइजेशन आसानी से हो सकेगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो थिएटर स्पेसिफिक हो सकेंगे, जो हमें पता है किस ज्योग्राफी में कैसे हमें मिलिट्री हार्डवेयर की ज़रूरत है, तो उसी के हिसाब से ट्रेनिंग होगी, उसी के हिसाब से उन्हें हार्डवेयर सप्लाई होंगे। तो इससे काफ़ी पब्लिक का पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं भाई साहब इसके, बहुत बढ़िया कदम है ये। और देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई होप ये वाली न्यूज़ सिंपल थी और बहुत ज़रूरी भी थी और आपको समझ में भी आई हो। नहीं आई हो तो क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। AITRGA, अब ये क्या है? ये है आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स अग्रीमेंट। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाई गई थी पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी के लिए। कुछ बेसिकली 10 नेशंस हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया के, उनके बीच की ग्रुपिंग है। उन्होंने अपने प्रमोशन, मतलब अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाई गई थी, और इंडिया के भी बढ़िया संबंध है उनके साथ, ट्रेड वगैरह चलता है, तो उसी से रिलेटेड ये अग्रीमेंट है। और उसकी 4th जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई थी ताकि उसको रिव्यू कर सकें। कहाँ पे हुई? तो मलेशिया में, पुत्रजया नाम की जगह है वहाँ पे। ठीक है, तो डेलीगेट्स आए इंडिया से और आसियान की जो नेशंस हैं। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो और इससे क्या होगा कि मतलब ये प्रॉपर रिव्यू करते हैं, उससे बायलैटरल ट्रेड वगैरह और अपने बेहतर हों। और आसियान की बात करें तो हमारा काफ़ी बड़ा एक मेजर ट्रेड पार्टनर है। हमारे जो इंडिया का ट्रेड है उसमें 11% इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हमारा ट्रेड एकदम स्मूथ होना चाहिए, एकदम मलाई की तरह स्मूथ होना चाहिए। तो मलाई से मलेशिया याद आ जाएगा। मलेशिया में ट्रेड को स्मूथ करने के लिए इनकी मीटिंग हुई थी आसियान की, क्योंकि 10 नेशंस है भाई साहब, अलग अलग नेशंस पे कितना ध्यान देंगे। सारे नेशंस आसियान के साथ हमारा जो है प्रॉपर एग्रीमेंट है, और मलाई की तरह एकदम स्मूथ ट्रेड होना चाहिए। तो मलेशिया मलाई से याद हो जाएगा। आसियान के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसका फुल फॉर्म मैंने बता दी दिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश की गई थी टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी अमिड राइजिंग टेंशंस अमंग द एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। यहाँ पे भी भाई बाहर की कुछ कंट्रीज़ ने राजवाज किया था, हमारे देश की तरह कॉलोनी सी है भी। तो जब ये इंडिपेंडेंट हुई, इन्हें लगा कि भाई हम एक साथ काम करते हैं ताकि आगे ऐसा कोई थ्रेट ना हो और स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो इन्होंने हाथ मिलाया एक दूसरे के साथ और एक प्रॉपर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना ली ताकि ट्रेड वगैरह इनका बढ़े और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह बनी रहे। और इसका सेक्रेटेरिएट पड़ता है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में आता है। तो अकेलापन बहुत अकड़ता है ना, तो इन्होंने 10 नेशंस की ग्रुपिंग बना ली कि साथ साथ रहेंगे तो मज़े से रहेंगे, किसी को कोई अकेलापन नहीं होगा, कुछ नहीं अकड़ेगा। अकड़ता से जकड़ता, ऐसा कुछ याद रख लेना। आई नो बहुत सी लिए यार, मगर बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। फिर बढ़ते हैं 10 मेंबर नेशंस कौन से। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देखना, तुम जाके हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट साइड में जाओगे ना आप, तो तुम्हें दिख जाएंगे ये वाले नेशन। तो तुम मैप में देखोगे फटाफट याद हो जाएंगे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तो शिया वाले आ गए, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ये तो फाउंडिंग मेंबर्स थे। और बाद में कौन कौन एंटर हुए, तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, ब्रुनई, ठीक है। ये है नेशंस। और 1967 में बना था आसियान, जी हाँ 1967, ठीक है। सिंपल है, याद हो गया, बहुत ही बढ़िया। आज का सेशन भी होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको समझ में आया होगा और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।